चलिए हम बात करते हैं मोटर यान अधिनियम 2022 के संशोधन के उपरांत जो प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन की, उसका हमारा यह 7वां पार्ट है। 7वें पार्ट में हम बताते हैं नियम 29 से लेकर कि किस तरीके से इसमें क्या प्रक्रिया है और क्या जोड़े गए हैं। नियम 29 में कहता है, समाधान प्राप्त न होने की स्थिति में जो क्लेम ट्रिब्यूनल है जांच करवाएगा और 30 दिनों के भीतर निर्णय पारित करेगा। जब कभी ऐसी समाधान नहीं होता है, उस स्थिति में यदि बीमा कंपनी का प्रस्ताव उचित नहीं है या दावेदार को स्वीकार नहीं है या बीमा कंपनी के पास विधि के अधीन इसके लिए कोई बचाव उपलब्ध नहीं है, तो दावा अधिकरण मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 168 और 169 के अधीन जांच करवाएगी। दूसरा है इसी में, दावा अधिकरण दुर्घटना की तारीख से 9 माह के भीतर सभी पक्षों को सुनने के बाद एक निर्णय पारित करेगी। दोस्तों, इसमें खास बात यह है, मैंने अभी पूर्व वीडियो में बताया था कि बीमा कंपनी और दावेदार यदि सहमत हो जाते हैं तो क्लेम ट्रिब्यूनल 6 महीने के अंदर उसके क्लेम को डिसाइड करके उसको राहत राशि प्रदान कर देगी। लेकिन यदि बीमा कंपनी और दावेदार के बीच में क्लेम सेटलमेंट नहीं होता और उसमें डिस्प्यूट पैदा होता है, तो ऐसी स्थिति में क्लेम ट्रिब्यूनल जो है धारा 168, 169 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसकी जांच करवाने के उपरांत 6 महीने के अंदर ही क्लेम डिसाइड करेगी। यह नियम 29 कहता है। अब बात करते हैं नियम 30 की। तो 30 में यह है कि ऐसे मामले जहां बीमा कंपनी का दायित्व पर विवाद करती है, बीमा कंपनी प्रतिकर भुगतान करने में विवाद करती है, तो वह बचाव के साथ अपना आधार की भी खुलासा करेगी। वहीं दूसरा है, दावा अधिकरण सबूतों रिकॉर्डिंग्स की आवश्यक होने पर धारा 168 और 169 के अनुसार 10 दिनों के भीतर जांच पूरी करेगी और जांच पूरी न होने पर निर्णय में विलंब होने का कारण भी लेख करेगी। यह धारा जो नियम है वह नियम 30 में इस बात की इस प्रकार बताया गया है। नियम जो 31 है दोस्तों, वह यह है कि सत्य को उजागर करने का क्लेम ट्रिब्यूनल की एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। डीएआर के आधार पर निर्णय करने से पहले दावा अधिकरण खुद को संतुष्ट करेगी और डीएआर में दिए गए बयान सही हैं और दावे की वास्तविकता के साथ साथ सभी प्रासंगिक तथ्यों के संबंध में वह संतुष्ट है। यह क्लेम ट्रिब्यूनल क्लियर कर लेगी कि सभी दस्तावेजों के अवलोकन करने के बाद और कथनों को सुनने के बाद दावा अधिकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पक्षों की परीक्षा करने पर भी विचार कर सकती है। एविडेंस एक्ट के तहत यदि उनको लगता है तो पक्षों के जो कथन है उनको लेकर और साक्ष्य का परीक्षण भी कर सकती है। नियम 32 कहता है दोस्तों, निर्णय पारित करने के पहले दावेदार या दावेदारों की परीक्षा निर्णय करने से पहले। पहला है, दावा अधिकरण निर्णय पारित करने से पहले दावेदारों की वित्तीय स्थिति, आवश्यकताओं, संवितरण के तरीके, सावधि में जमा रखी जाने वाली राशि की जांच करेगी। वहीं दूसरा है, दावा अधिकरण निर्णीत राशि दिए जाने के पहले दावेदार की आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक जो आधार से लिंक है वो विवरण, दावेदारों की 2 फोटो और नमूना हस्ताक्षर आवश्यक रूप से लेगी निर्णय पारित करने के पहले। अब आते हैं नियम 33 पे। तो क्लेम ट्रिब्यूनल के समक्ष पक्षकारों द्वारा दायर की जाने वाली लिखित प्रस्तुतियां, यदि लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने की आवश्यकता होती है तो दोनों पक्ष मृत्यु के मामले में प्रारूप 13 में और चोट के मामले में प्रारूप 14 में क्लेम ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रतिकर की गणना के संबंध में लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करेंगे। तो इसमें मृत्यु के संबंध में प्रारूप 13 में प्रारूप में भरकर जमा करना पड़ेगा और चोटिल के संबंध में यदि है तो प्रारूप 14 में लिखित जो प्रस्तुतियां हैं वह क्लेम ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। नियम 33। नियम 34 कहता है दोस्तों, डिपॉजिट ऑफ द अवार्ड अमाउंट
निर्णीत राशि की जमा करने की बात। दावा अधिकरण द्वारा प्रतिकर का भुगतान करने के लिए जो उत्तरदायी है या प्रतिवादी को प्रतिकर की राशि जमा करने की सूचना देगा और 15 दिवस के भीतर ही जमा की जानी चाहिए और वो भी ब्याज सहित मुआवजा की राशि को जमा करना होगा। वहीं उत्तरदायी या जो जमा करने वाले पक्षकार हैं, जमा राशि का अनुपालन रिपोर्ट जो है वह दावा अधिकरण को देगा और निर्णय के 30 दिनों के अंदर अवार्ड की समस्त राशि जमा की जानी होगी, जिसकी सूचना तो है जो क्लेमेंट है उनको भी देना होगा। नियम 35 कहता है निर्णीत राशि का संवितरण। निर्णीत राशि के संवितरण का मोड जो है वह दावा अधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मतलब किस तरीके से जो निर्णीत राशि उसको दिया जाना है वह क्लेम ट्रिब्यूनल निर्धारित करेगा। नियम 36 निर्णीत राशि का संरक्षण। दावा अधिकरण दावेदार की वित्तीय स्थिति और वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर ही ऐसी राशि जारी करेगा जो आवश्यक समझे और शेष राशि को चरणबद्ध तरीके से जारी करने हेतु सावधि जमा में रखने का निर्देश देगा। नियम 27 दावा अधिकरण अधिनिर्णय के उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। दावा अधिकरण मृत्यु के मामले में प्रारूप 15 में और चोट के मामले में प्रारूप 16 में प्रतिकर की संगणना का सार सम्मिलित करेगा। दावा अधिकरण इस उपबंध में प्रारूप 17 में विहित जो प्रक्रिया की अनुपालना को भी सम्मिलित करेगा। इस तरीके से पूरी जो प्रक्रिया है वह प्रारूप में बताई गई है और प्रारूप के अनुसार ही भरना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। नियम 28 जो कहता है दावा अधिकरण अनुपालना की रिपोर्ट हेतु एक तारीख नियत करेगा। पहला है दावा अधिकरण इस उपबंध में दी गई प्रक्रिया के साथ अनुपालन रिपोर्ट हेतु कोई तारीख नियत करेगा और बीमा कंपनी या चालक स्वामी को निर्देश देगा कि प्रतिकर की रकम अघतन ब्याज सहित निक्षेप करने का साक्ष्य अभिलेख पर रखे और निक्षेप की सूचना इस प्रकार नियत तारीख को ब्याज की संगणना के साथ प्रस्तुत करे। ऐसा साक्ष्य फाइल करने पर दावा अधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि निक्षेप की सूचना की तारीख तक ब्याज संबंध पक्षकार द्वारा निक्षेपित किया गया है। वहीं दूसरा है यदि अधिकरण की रकम विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निक्षेपित नहीं की जाती है, जमा नहीं की जाती है, तब दावा अधिकरण किसी निर्णय की तारीख से 90 दिवस की अवधि के अवसान के पश्चात इस संबंध में डिक्री धारक के आवेदन पर मोटर यान जो अधिनियम 1988 की धारा 169, 4 और 174 के अनुसार निष्पादन करेगा। यदि ऑर्डर होने के बाद यदि राशि जमा नहीं की जाती है तो मोटर यान अधिनियम की धारा 169(4) और 174 के अंतर्गत जो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग क्लेम ट्रिब्यूनल करेगी। क्लेम ट्रिब्यूनल इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिकथित सिद्धांतों के अनुसार अधिनिर्णय का निष्पादन करेगा और यदि हाईकोर्ट द्वारा दावा अधिकरण के अधिनिर्णय का स्थगन कर दिया जाता है तो दावा अधिकरण या क्लेम ट्रिब्यूनल दावेदार को अपील के विनिश्चय के पूर्व पुनः प्रारंभ करने की स्वतंत्रता के साथ मामले को बंद करेगा। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों 38 के बाद 30 इसके संबंध में शपथ 38 के बाद है हमारा 39 संबंधित दांडिक न्यायालय को DAR की प्रति के साथ अधिनिर्णय को भेजा जाना। यह भी एक बहुत ही जिम्मेदारी है क्लेम ट्रिब्यूनल की कि संबंधित दांडिक न्यायालय को जब अवार्ड होता है किसी क्लेम का तो उसको अन्वेषण अधिकारी दावा अधिकरण के साथ समक्ष उसे प्रस्तुत करने के 7 दिन की अवधि के भीतर संबंधित दांडिक न्यायालय के समक्ष DAR की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। अन्वेषण अधिकारी अधिनिर्णय पारित करने होने से पहले 7 दिन की अवधि के भीतर संबंधित दांडिक न्यायालय के समक्ष दावा अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। इसमें स्पष्ट ये है कि जब क्लेम ट्रिब्यूनल जो है कोई क्लेम डिसाइड कर देती है तो उसकी एक जो प्रति है निर्णय की प्रति दांडिक न्यायालय पे जहां प्रकरण विचाराधीन होता है वहां पर
उसकी एक कॉपी लगा के 7 दिवस के अंदर उसे प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी अन्वेषण अधिकारी की होगी। नियम जो 40 है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अधिनिर्णय की एक प्रति भेजा जाना। जब क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई निर्णय पारित कर दिया जाता है तो उसकी एक कॉपी भी सालसा में भेजनी होती है। नियम 41 कहता है, दावा अधिकरण के अधिनिर्णय का रिकॉर्ड रखना। दावा अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय की रिकॉर्ड अधिनिर्णय की तारीख के अनुसार कालानुक्रम रूप में तारीख के अनुसार उसे रखा जाएगा। क्रम से उसे रखने की जिम्मेदारी बताई गई है 41 में। नियम 42 कहता है दोस्तों कि सालसा द्वारा संबंध दांडिक न्यायालय के समक्ष पीड़ित रिपोर्ट PIR फाइल करना। चालक के दोष सिद्ध होने की दशा में दांडिक न्यायालय निर्णय की प्रति तथा अभियुक्त की अस्ति या आय के संदर्भ में शपथ पत्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगा तथा वे एक संबंधित जांच करेंगे तथा संबंधित दांडिक न्यायालय के समक्ष दोष सिद्धि के 30 दिनों के भीतर प्रारूप जो 12 के अनुसार एक पीड़ित प्रभाव रिपोर्ट, जिसको कहते हैं विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट, प्रस्तुत करेगा। यह जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से दोस्तों जो मैंने बताया मोटरयान दुर्घटना की जो अन्वेषण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है नियम 1 से लेके नियम 42 तक की है, जो हमारे 7 पार्टों में है। प्रथम पार्ट से लेके 7 पार्ट तक है। तो सभी अधिवक्ता बंधुओं से भी हमारा निवेदन है कि आप इन सभी प्रक्रियाओं को जानें और इसका पालन अनुपालन करवाने सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।